तो कैसे हो, आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सेकेंड R439 यानी R439 मेथड्स एंड टेक्निक्स इन द सोशल रिसर्च। मेथड एंड टेक्निक्स इन द सोशल रिसर्च। एक्चुअली में ये जो चैप्टर था वो था थर्ड सेमेस्टर एमए के लिए, लेकिन आप जो है सेकेंड सेमेस्टर में इसको कर दिया गया है। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे व्यक्तिगत अध्ययन विधि यानी केस स्टडी ऑफ मेथड। ये चैप्टर 7 है एमए के लिए, ठीक है। तो ध्यान से कीजिए और समझिए, इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में और बहुत से इसके मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ऑन डिमांड पे बनाई जा रही है, इसलिए इसको आप अच्छे से कीजिए, समझ के कीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है दोस्तों। ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। तो इसमें जो हम करेंगे व्यक्तिगत अध्ययन विधि क्या है, ठीक है। कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन विधि या इकारा विषय विधि सामाजिक खोज की एक पुरानी प्रणाली है, यानी समाज के खोज का जो है ये दोस्तों पुरानी प्रणाली यानी बहुत ओल्ड जो है परंपरा है। और इस प्रणाली में जो है सामाजिक घटना का एकता को बनाए रखना और उनका अध्ययन किया जाता है। और इस प्रणाली की सामूहिक और जो है निजी जीवन की आलोचना काफ़ी समय से की जा रही है, परंतु इस प्रणाली का प्रयोग जो लिपले और सैम्पसन ने किया था, यानी लिपले जो थे वो उन्होंने किया था, स्पेंसर ने किया था, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था कि व्यक्तिगत अध्ययन हमारे लिए कितनी जरूरी है। कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन का अर्थ और परिभाषा क्या हो सकती है। आम शब्दों में अगर व्यक्तिगत अध्ययन वह विधि है जिसमें गुणात्मक विधि द्वारा किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था आदि का जो है समूचा अध्ययन ऐतिहासिक क्रम के अनुसार किया जाता है। यानी आप किसी व्यक्ति को, ठीक है, समुदाय का और संस्था को ऐतिहासिक क्रम यानी इतिहास को लेके आप उसके अनुसार उसका विवरण दोगे, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है। यह एक सामाजिक इकाई का गहरा और संपूर्ण अध्ययन होती है जिसमें सारे कुछ का अध्ययन करना अनिवार्य बन जाता है। कहते हैं अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा अलग अलग दिया था और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता जो है परिभाषा इस प्रकार दिया है। इसमें जो है पीवी यंग्स ने कहा था कि व्यक्तिगत अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वे एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सभ्याचारक वर्ग या समूची जाति के जीवन की खोज है।
यानी केस स्टडी इज द मैथड इज एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग देयर लाइफ ऑफ सोशल यूनिट बी दैट यूनिट ऑफ पर्सन्स, फैमिली, इंस्टीट्यूशन, कल्चर्स एंड ग्रुप्स और इवन टू एंटायर कम्युनिटी। तो इन्होंने साफ शब्दों में इन्होंने कहा था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जो थे, जो सी पाओ यांग ने कहा था कि व्यक्तिगत जीवन विधि की व्याख्या किसी व्यक्ति के सूक्ष्म गहरे अध्ययन के रूप में भी की जा सकती है और इसमें जो है खोजकर्ता अपनी सभी समर्थाएं और विधियों को इस्तेमाल करती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई खोज करता है ना, तो अपनी सारी शक्तियां, सारे विवेक, सारी क्षमताओं को यहाँ पर जो है लगा देता है। ये लगाता इसलिए है कि उसका विचार ये होता है कि जो उसका एनालिसिस है, जो उसका रिजल्ट है, वो एक जन कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। उसके पश्चात जो थे हमारे वी सेंज और वी स्लेज ने भी अपना विचारधारा यहाँ प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत अध्ययन एक गुणात्मक रूप है जिसमें व्यक्ति परिस्थिति या संस्था का अत्यंत सावधानी सहित पुनर्निरीक्षण कर सकता है। यानी सावधानी सहित आपको उसको क्या करना है, जांच पड़ताल करना है। यानी कह सकते हो द केस स्टडी फ्रॉम टू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्विंग and very carefully and completely observations of a person, situation and institutions। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। गिब्रेल्स के अनुसार जो ये बात कहा गया था, कहते थे कि व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विवेचना का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संख्या का अत्यंत सावधानी सहित और पुण्य तौर पर निरीक्षण किया जा सकता है, यानी जांच पड़ताल किया जा सकता है। उसके आगे गुडवेल्स एंड हॉर्ट्स ने कहा भी था, अपने शब्दों में उन्होंने बात कही थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक तथ्यों के संगठन करने की एक ऐसी विधि है जिससे अध्ययन की जाने वाली सामाजिक काय का एकात्मक स्वरूप की पुण्य और परीक्षा हो सकती है। देखिए, जब तक आप किसी के बारे में जानिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक जो है उसके बारे में अधिक जानकारी आपको प्राप्त शायद न भी हो। आगे जो है अल्फ्रेड यानी मार्शल ने कहा था कि व्यक्तिगत अध्ययन की परिभाषा करते हुए लिखा था उन्होंने कि यह सावधानी पर वो चुने हुए परिवार के घरेलू जीवन के समूचे पहलुओं को गहरा अध्ययन है। यानी सामाजिक परिवारों के घरेलू जीवन के ये अध्ययन है। अपने सर्वोत्तम रूप में यह सभी के लिए शोषण प्रणाली है, ठीक है, शोषण करने की प्रणाली है, और परंतु आम लोगों के लिए यह गैर भरोसे योग्य और साधारण हालातों को सुलझाने का भी एक काम करती है। यानी समाज होती है तो वो समाज जो होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सुलझाने का ये साफ कार्य करती है। यानी कह सकते हो इट इज़ द इंटरेक्टिव स्टडी ऑफ द डिटेल्स ऑफ द डोमेस्टिकल लाइफ ऑफ यू केयरफुली चूजन फैमिली एट इट्स द बेस्ट ऑल बट इज ऑर्डिनरी हैंड इज लाइकली टू द सुगेस्ट मोर अनट्रस्टेड वॉल्थ एंड जनरलिटी कंक्लूजन। तो इन्होंने साफ शब्दों में इस बात को जो है जाहिर किया था कि उपभोग भाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली से व्यक्ति, संस्था, समुदाय या किसी भी इकाई संबंधी गहरा और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। देखिए, कोई भी जो है व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली जो होती है वो समुदाय और इकाई संबंधी गहरा एवं सूक्ष्म अध्ययन होता है। गहरा एवं सूक्ष्म अध्ययन होता है। यही बात आपको माइंड में रखना है कि ये सब जो हमारे व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली होती है वो गहरा और सूक्ष्म अध्ययन होता है। यह अध्ययन मात्रक होते हैं, भावनात्मक नहीं, सिर्फ मात्रक होते हैं। मात्रक यानी इसको लिखा जा सकता है, भावनात्मक नहीं, यानी आप इमोशन का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और इसमें सभी प्रणाली द्वारा सूचनाएं इकट्ठा की जाती है। यानी यहाँ पर जो है आप एनालिसिस कर सकते हो और सारे सूचनाओं को इकट्ठा करके एक नया कंक्लूजन और नए बातों के समक्ष आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषता। आखिर इसकी क्या विशेषता, ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है रविंद्रनाथ मुखर्जी ने अपने शब्दों में इसकी विशेषता जो है वर्णन करने की कोशिश किया था। उन्होंने पहले पॉइंट में यही बात कहा था कि एक या कुछ सामाजिक इकाई का अध्ययन, स्टडी ऑफ द वन आर सम सोशल यूनिट। व्यक्तिगत अध्ययन की मुख्य विशेषता यह है कि यह इकट्ठे ही अनेकों की सामाजिक इकाई का अध्ययन नहीं है। ठीक है, ये इकट्ठे होते हैं बट अनेकों सामाजिक इकाई का अध्ययन नहीं है। यह तो कुछ गिनी चुनी इकाइयों तक ही सीमित होती है और यह इकाई कोई व्यक्ति, परिवार, संस्था, समूह या जाति हो सकती है। यानी कोई भी हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, किसी का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। असल में यह है कि निजी अध्ययन में जिन गहरे और सूक्ष्म अध्ययन पर जोर दिया जाता है उस अध्ययन के इकाई का सीमित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर किसी को आप सूक्ष्म अध्ययन करना है आपने, तो उसको सूक्ष्मता से करना एक बहुत बड़ी कठिन होती है। अगर कई आप परिवार को इसमें अध्ययन में सम्मिलित करते हो तो आप उसका सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसको बारीकी से नहीं जान पाओगे। इसलिए आपको कम से कम परिवार को लेना है और उसको सूक्ष्म अध्ययन भी करना है। उसके पश्चात है समस्या का गहरा अध्ययन।
इंटेंसिव स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, यानी व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अधीन अध्ययन से संबंधित इकाई का गहरा अध्ययन किया जाता है और यह गहरा अध्ययन काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि इस इकाई का मूल काल और इसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक अध्ययन जरूरी हो जाता है। शायद यह दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें इकाइयों से संबंधित गहराई से गहरी सूचनाएं इकट्ठी करने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म कहा गया है तो इसका मतलब है गहरी से गहरी आप उसका अध्ययन करोगे, यानी हर एक पहलू को जो है अपने विचार की जो अखंडता पर रख के उसको एनालाइज करोगे। उसके बाद निजी अध्ययन में तीसरी मुख्य विशेषता यह है कि इस तकनीकी अध्ययन जो है खोजकर्ता एक ही इकाई को लेकर उसमें लग जाता है। इसका भाव यही है कि इकाई चाहे वो व्यक्ति, संस्था, जाति या कोई समुदाय हो, उसके निजी अलग ढंग से अध्ययन किया जाता है। यह अलग है कि उस विशेष इकाई के बारे में कितना अध्ययन आपने किया है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तभी तो कहा जाता है कि आपको इसको सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। यही व्यक्तिगत अध्ययन की जो है प्रमुख विशेषताओं में से एक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संपूर्ण अध्ययन, यानी चौथा पॉइंट है संपूर्ण अध्ययन, वर्ल्ड स्टडी। कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन तकनीकी किसी भी इकाई का संपूर्ण अध्ययन करती है। यह तकनीकी उस विशेष इकाई जिस पर अध्ययन करना हो उसके विशेष पक्ष या पहलू को लेकर संपूर्ण को अध्ययन का केंद्र मानती भी है। संपूर्णता से हमारा अभिप्राय है कि अध्ययन के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी दृष्टिकोण से संपन्न करना है। गुड और हॉट यानी गुड और हैट इस विशेषता का वर्णन करते समय लिखते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन एक विशेष तकनीकी नहीं है, यह एक सामाजिक आंकड़ों का संग्रहित करने की विधि है। इतना बात इंपॉर्टेंट आप दिमाग में रखना कि ये क्या है, यह एक सामाजिक आंकड़ों को संगठित करने की एक विधि है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, जिससे अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक तत्वों की एकता को कायम रखा जा सकता है। यह ऐसी तकनीक है जो किसी भी सामाजिक व संपूर्णता को बनाए रखने के लिए जो है गहन कार्य करती है, गहन यानी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करती है। इकाई की एकता, संपूर्णता बनाए रखने के व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली में नीचे कुछ कार्रवाई की गई है, कुछ बातें बताई गई है। इसमें पहला पॉइंट यही आता है, ए में सूचना का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत रखा जाता है, यानी सूचना जो इकट्ठा करने का है उसको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा दायरा। संबंधित इकाई को अलग अलग पहलुओं द्वारा सूचनाएं इकट्ठा की जाती है, यानी अलग अलग रूल रेगुलेशन से इसको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। संबंधित इकाइयों को विशेष वर्गों में बांट दिया जाता है, जिससे एक इकाई वर्ग की जो है प्रतिनिधि बन जाता है। उसके पश्चात है अध्ययन समय के आधार पर किया जाता है, यानी समय के अध्ययन जो होता है समय के आधार पर आपको करना पड़ेगा। भाव की भूतकाल के वर्तमान से इस प्रकार के संबंधित रखा जाता है। तो उसमें एक तर्क जो युक्त दृष्टिगोचर होता है, यानी जो तर्क दे रहे हो उसमें एक बात जो है निहित होना जरूरी होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है इतिहास अध्ययन, यानी हिस्ट्रिकल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत काम की बात है कि व्यक्तिगत अध्ययन में इकाई का अध्ययन एक लंबे समय तक चलता है। भूतकाल में उस इकाई की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक की व्यवस्था की जाती है। भाव की इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन समय के क्रम से पीछे हट कर किया जाता है, जिससे उचित नतीजे मिलने के लिए उचित सूचनाएं इकट्ठा भी हो सकेगा। उसके बाद हमारे समक्ष है गुणात्मक अध्ययन, न कि संख्यात्मक अध्ययन, यानी क्वांटिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी। कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली की अंतिम विशेषता यह है कि इस प्रणाली के अधीन गुणवत्ता अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि संख्यात्मक अध्ययन नहीं होती है। पहली बात तो यह है कि इसमें इकाई का अध्ययन ही गुणात्मक होती है, साथ ही विश्लेषण भी संख्यात्मक के आधार पर नहीं किया जाता है, न ही नतीजे निकालने में या कुछ, साथ ही विश्लेषण की सांख्यिक यानी स्टैटिक आधार पर नहीं किया जाता है। आपने देखा भी, आगे चैप्टर पढ़ोगे जब 10th, तो वहाँ पर देखोगे कि बात सच्चाई भी है कि इसमें बहुत ही कम डाटा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। न तो नतीजे निकलने में कुछ स्टूडेंट में संख्या का गहरा लिया जाता है और इस प्रणाली अध्ययन वर्णनात्मक आलोचना भी पेश की जा सकती है। तो ये बातें जो थी बहुत विशेष थी, बहुत ही खास थी। अब हमारे समक्ष आता है व्यक्तिगत अध्ययन की मान्यताएं। देखिए सबकी इसकी मान्यताएं अलग अलग होती है, सबके विचारधारा अलग होता है। तो कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन के नीचे लिखे गए कुछ मौलिक मान्यताएं हैं। सबसे पहले तो बात यही आती है कि संपूर्ण अध्ययन, टोटल स्टडी। व्यक्तिगत अध्ययन विधि की एक मान्यता यह है कि इस द्वारा अध्ययन इकाई के किसी विशेष पक्ष का अध्ययन न करके इसके संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें एक ही बात बताने की कोशिश किया है कि हम सिर्फ एक चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं, इसके हर एक पहलू, हर एक कारण, हर एक रीजन्स का अध्ययन करते हैं, तब जाके ये अध्ययन जो होता है संपन्न होती है।
ठीक है। संपूर्ण इकाई को समझे बिना संभव नहीं है कि यदि किया भी जाता है वह तो अधिक अर्थपूर्ण नहीं होता है। अगर आप सारे अर्थ को नहीं जानिएगा तो आपके द्वारा किया गया अध्ययन वो विफल हो जाता है, वो अधूरा रह जाता है। तभी मैं कहता हूँ ना कि कभी भी कीजिए तो पूरा कीजिए, क्योंकि जो बच्चे अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं वो पूरा नहीं हो पाती, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का हो या आपके पढ़ाई का हो, जहाँ भी हो। कभी भी कोई कार्य को अधूरा न छोड़िए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक ही मानी जाती है। तो ये बातें, मेरा कहना कोई निरर्थक बात नहीं है, सार्थक बात है। आगे है सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। देखिए कोई भी एनालिसिस व्यक्तिगत किया जाता है, जैसे भी करोगे तो सामाजिक प्रभाव तो पड़ेगा, ये तो जर्नल सी बात है। कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन के समय तत्व का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इस विधि में वर्तमान अध्ययन इकाइयों के पीछे साल को, हालतें और परिस्थिति को देखना भी होता है कि साल में क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है, साल में कैसा उसका व्यवहार रहा है और कैसा वो चला है। इस बात का अध्ययन करना भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मान्यता रखती है, क्योंकि हर घटना का वर्तमान उसके भूतकाल में छिपा होता है। याद रखना इम्पोर्टेंट बात है कि हर घटना जो है वर्तमान उसके भूतकाल में छिपा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर घटना का वर्तमान उसके भूतकाल में ही छुपा रहता है, चाहे आप जितना मर्जी कर लो। इस प्रकार लिए घटना के संपूर्ण अध्ययन के लिए जरूरी है कि उस घटना का समय क्रम अध्ययन किया जाए। यानी जब तक आप उसके समय क्रम का अध्ययन नहीं करोगे, इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त आपसे को नहीं मिलेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मौलिक एकता में विश्वास, बिलीफ इन द यूनिट ऑफ बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन में खोजकर्ता यह मान कर चलता है कि सामान्य स्थिति में मौलिक समानताएं पैदा होती है, क्योंकि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति एक जैसी ही होती है। यानी इंसानों की जो प्रवृत्ति होती है वो एक जैसा ही रहता है। उसके पश्चात है परिस्थिति का दोहराना। देखिए रिपीटिंग्स ऑफ सिचुएशन। देखिए सिचुएशन भी बहुत ही बेकार कंडीशन की होती है, परिस्थिति का दोहराना भी एक आम बात रह जाती है। कहते हैं मनुष्य का व्यवहार परिस्थितियों के अवगत होती है और एक सामान्य परिस्थिति के बार बार घटित होने से उनका प्रभाव मनुष्य की जीवन शैली पर भी पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति एक जैसा ही रहता है। तो पता ही है कि आपका जीवन जो होता है काफ़ी दुखदायक हो जाता है और काफ़ी आप इरिटेट हो जाते हो। इस विधि द्वारा यह जानने की कोशिश की जाती है कि किन परिस्थितियों में मनुष्य की प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की थी, कैसा। देखिए आपने भी देखा होगा, अपने ऊपर अनुभव किया होगा, जैसा परिस्थिति होता है वैसा ही आपका भाव होता है, यानी वैसा ही आप रिएक्ट करते हो। ये तो जनरल सी बात है। तो यही बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है कि मनुष्य किस प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया होती है, ये चीज़ देखी जाती है। सभी मनुष्य अपनी सामान्य मूल्य प्रवृत्तियों के कारण ही उन्हीं सामान्य परिस्थिति में लगभग सामान्य रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। तभी तो देखते हो कोई आपको मारता है तो आप गुस्सा आ जाते हो, और ये प्रवृत्ति सिर्फ आपके अंदर नहीं होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। आप किसी को परेशान करोगे तो वो आपको थप्पड़ जड़ देगा। ये आपके साथ भी नहीं होता, ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। तो आप कह सकते हो सामान्य रूप में प्रतिक्रिया सभी के साथ होती है। इसी आधार पर मनुष्य की जो है साधारण जो है विशेषताएं निर्धारित भी किया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष व्यक्तिगत अध्ययन में सूचनाएं। देखिए व्यक्तिगत अध्ययन में सूचनाओं का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, अपना एक विशिष्टता है। कहते हैं पहले तो होता है पहली सामग्री यानी प्राइमरी डाटा, क्योंकि कोई भी कार्य स्टार्ट करते हो उसके प्राइमरी डाटा होना आपके पास बहुत जरूरी है। इस प्रणाली में अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में पहुंचकर अध्ययन की इकाई उसके संबंधित लोगों से इंटरव्यू, निरीक्षण और अनुसूचित आदि के माध्यम से संकलन करना पड़ता है। तो इसे हम पहली सामग्री के नाम दिया गया है। उसका ज्ञान सामग्री यानी सेकेंडरी डाटा, ज्ञान सामग्री अध्ययन लिखता था तथा प्रकाशित सामग्री आ जाती है। इसके मुख्य साधन इस प्रकार की हो सकती है। देखिए इसमें गौण सामग्री का अर्थ यही होता है जो आपको लिखित या प्रकाशित कहीं से भी प्राप्त हो जाता है, जैसे कि जीवन इतिहास, डायरियाँ, पत्र, आत्मकथाएं, यादें, वंशावली, केस संबंधित संस्थाएं, उनकी रिपोर्ट और रिकॉर्ड आदि कुछ भी हो सकती है। उसके बाद व्यक्तिगत अध्ययन की किस्में, टाइप्स ऑफ केस ऑफ स्टडी। कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन के मुख्य किस्में मानी जाती है जो कुछ इस प्रकार है, यानी व्यक्तिगत अध्ययन की किस्में, ये अलग बात आती है। तो देखते हैं हमारे व्यक्तिगत अध्ययन में और क्या चीज़ें हैं। तो इसमें तो पहली बात यही आता है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन, यानी इस प्रकार के व्यक्तिगत अध्ययन में एक व्यक्ति के सारे जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, यानी उसके पूरे लाइफ में उसने क्या किया है, कैसे किया है, ये सारी बातों को जो होता है आपको उसका अध्ययन करना पड़ता है। और इसके जीवन से संबंधित लेख, डायरी, आत्मकथा, पत्र आदि के विशेष महत्वता दी जाती है। यानी उसने कोई डायरी लिखी है, कोई आत्मकथा लिखा गया है, पत्र लिखा है, तो सभी बातों को जो है उसकी विचारधारा जानने के लिए
प्राप्त किया जाता है। साथ ही उसके पड़ोसी, साथी आदि के बारे में जानकारी भी प्राप्त की जाती है कि वो व्यक्ति कैसा पड़ोसी रखता है, कैसे पड़ोसी के साथ व्यवहार होता है, कैसे दोस्त रखता है, उसका दोस्त का व्यवहार कैसा है। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन, केस ऑफ स्टडी ऑफ कम्युनिटी, कहते हैं इस प्रकार के व्यक्तिगत अध्ययन की काय व्यक्ति न होकर भी पूरा समुदाय, संस्था, समिति या समूचा समूह होता है और इसको ऐतिहासिक के पिछले के आधार पर उसका अध्ययन करने का भी प्रयत्न किया जाता है और जानने की कोशिश किया जाता है। उसके पश्चात है व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यप्रणाली। व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यप्रणाली संपूर्ण खोज की प्रक्रिया के सामान्य होती है। इसे इस प्रकार को बांटा जाता है, यानी व्यक्तिगत अध्ययन कार्यप्रणाली जो होती है इसको हम कह सकते हैं कि एक पहला तो यही आता है कि समस्या की आलोचना। देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यप्रणाली का पहला पड़ाव समस्या के अलग अलग पक्षों और पहलुओं की विशेषता और स्पष्टीकरण करना है। समस्या की आलोचना करते समय नीचे लिखे बातों का हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को अगर आप नहीं जानिएगा तो आपको शायद उसका आलोचना भी करने में सक्षम नहीं होइएगा। कहते हैं स्पष्ट तौर पर यह फैसला करना है कि किस प्रकार काय का अध्ययन करना है। पहले तो ये काय जानना जरूरी है और पहले एम आपको निर्धारित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात आती है इकाई, व्यक्ति, समूह, परिवार या समुदाय में क्या होगी। तीसरी बात आती है कितनी इकाइयों को अध्ययन में शामिल किया जाता है। चौथी बात आती है विश्लेषण का क्षेत्र क्या होगा, भाव की किन किन पहलुओं पर जो है प्रकाश डालना है और इसका निर्माण करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आती है इसी की ही, घटनाओं का अनुक्रम तय करना। देखिए, डिसाइडिंग द केस ऑफ द इवेंट, समस्या के स्पष्ट विवरण के पीछे व्यक्तिगत अध्ययन का दूसरा पड़ाव घटनाओं का अनुक्रम तय करना है, यानी उसको एक अनुक्रम बनाना है, एक उसको सीरीज वाइज बनाना है। भाव यह तय करना है कि इकाई में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और इस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, यानी किस प्रकार के परिवर्तन भी हो सकते हैं। उसके पश्चात है निर्धारक कारण, यानी डिटरमाइनिंग फैक्टर। कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन के इस तीसरे पड़ाव में उन कारणों का पता लगाने का यत्न भी किया जाता है जिसमें घटना या इकाई को जो है प्रभावित किया है और अब भी प्रभावित कर रहा है, यानी अब भी जो है उसका प्रभावित किया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आएगा इसमें नतीजे आएगा, कंक्लूजन आएगा। कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन का अंतिम पड़ाव जो होता है आंकलन और निर्धारित आंकड़ों को विश्लेषण करके नतीजे निकालने संबंधी। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर किसी चीज़ की एनालिसिस किया है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है, तो बाद में आपको कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा कि आप इससे क्या हासिल किया है और क्या आपको समझ में आया है। तो जिन्हें इकाई को प्रभावित भी किया है और कई बात आपको समझ में भी आया है। सारे बात कहने के बाद, सारे पढ़ने के बाद आप इसी कंक्लूजन पर निकल सकते हो कि ऊपर लिखी व्याख्या के आधार पर हम कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अध्ययन वह विधि है जिसमें गुणात्मक विधि द्वारा किसी व्यक्ति, समुदाय, देखिए किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था आदि का समूचा अध्ययन ऐतिहासिक क्रम के अनुसार किया जाता है और यह एक सामाजिक इकाई का गहरा और संपूर्ण अध्ययन होता है। तो आपने सिर्फ इतना ही बात जो है माइंड में रखना है जो आपके लिए ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था आदि की ऐतिहासिक क्रम के अनुसार किया जाता है और यह एक सामाजिक इकाई का गहरा और संपूर्ण अध्ययन है। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपको लिखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है व्यक्तिगत अध्ययन विधि के लाभ और सीमाएं, यानी गुण और दोष भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही आता है व्यक्तिगत अध्ययन की महत्ता और लाभ। लाभ क्या होता है? सामाजिक खोज में व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली की महत्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आज समाज की किसी भी जो है समस्या के गहरे अध्ययन के लिए यह विधि जो है सर्वोत्तम मानी जाती है और साबित भी हुआ है। कहते हैं इसके कुछ गुण और दोष हैं। केस अध्ययन विधि के गुण और दोष के बारे में हम पढ़ेंगे या जानेंगे। कहते हैं केस अध्ययन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्र और शिक्षा में काफ़ी किया जाता है और इस विधि के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं, यानी कुछ कमियां भी हैं। तो सबसे पहले मुख्य लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या है इसका? सबसे पहला लाभ तो यही कि केस के अध्ययन विधि में दो विभिन्न केस को लेकर उनका जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी दो विधियों को लेकर आप क्या करते हो, उसमें तुलना करती हो। दूसरा पॉइंट आता है केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन के लिए चुने गए केस का इंटेंसिव अध्ययन, यानी क्योंकि इसमें एक समय में एक केस या सामाजिक यूनिट का ही अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी बात ये आती है, तीसरी बात कि केस अध्ययन विधि द्वारा किसी भी परिकल्पना का जो है निर्माण में काफ़ी मदद मिलती है। गुड और हॉट ने इस बात को स्पष्टीकरण भी किया था। गुड हॉट ने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि केस अध्ययन विधि से प्राप्त तथ्यों को जो है शोधकर्ता
विश्वास के साथ साधारण यानी जनरलाइज साधारण तो नहीं कर सकता है, परंतु उन तथ्यों के आधार पर वह आसानी से कुछ परिकल्पना यानी होपनेस को कर सक पाता है, और जिसे इस विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ माना जाता है। यानी आप उसे कुछ परिकल्पना कर सकते हो, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो। आगे चौथा पॉइंट यही कहता है कि केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिससे प्राप्त तथ्य के आधार पर भविष्य में किए गए अध्ययन में उत्पन्न होने वाली मुश्किलों को पहले से ही जाना जा सकता है और उसे दूर करने के उपाय का वर्णन भी किया जा सकता है। तो ये तो तब होता है जब हम किसी चीज़ की अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं और फिर समझते हैं, तो ये चीज़ करना आसान पड़ जाता है। उसके पश्चात है फिफ्थ पॉइंट कि इस विधि में क्योंकि सामाजिक इकाई का गहरा अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए इसमें जो है संबंधित इकाई को जो पैटर्न को पूर्ण रूप में समझने में मदद भी मिलती है। इसमें फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पर कहा गया है कि इस विधि में क्योंकि सामाजिक इकाई का गहरा अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए इस संबंधित इकाई के पैटर्न को पूर्ण रूप में समझने भी मदद भी मिलती है। इन बिंदु पर जो है गोबल्स 92 में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि केस अध्ययन संबंधी इकाई में गहराई पैदा कर देती है और उसके जीवन इतिहास के बारे में एक स्पष्ट सूझ उत्पन्न करता है, और इसमें इकाइयों के वर्तमान अध्ययन अप्रत्यक्ष रूप में होती है। उसके बाद 6वां पॉइंट यही बात बताती है कि इस विधि का सामाजिक इकाई में नेचुरल हिस्ट्री के बारे में जानने में मदद मिलती है। देखिए, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त है तो आप बहुत कुछ जान सकती हो, और इस संबंधी वातावरण के सामाजिक कारणों से भी स्थापित करने में मदद करती है। उसके बाद 7वां पॉइंट जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि इस अध्ययन विधि में जो है शोधकर्ता द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित कार्य के लिए जो है अनुसूची यानी शेड्यूल बनाने में मदद भी मिल जाती है, यानी शेड्यूल होना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। उसके पश्चात 8वां पॉइंट जो है परिस्थिति के जरूरत के अनुरूप इस विधि में शोधकर्ता केस अध्ययन विधि में कई शोध विधियों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी ने व्यक्ति ने रिसर्च किया है तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलता है। क्यों? क्योंकि उस रिसर्च से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये बात जो है यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि शोधकर्ता केस अध्ययन विधि में कई शोध विधियों को उपयोग आसानी से भी हम कर सकते हैं। इस विधि में दूसरी विधियों जैसे डीप इंटरव्यू, प्रश्नावली, अनुसूची का उपयोग संभव है। यानी हमने डीप अगर इंटरव्यू किसी के लेते हैं, प्रश्नावली करते हैं, तो आपने इसके भी रूल रेगुलेशन जाना होगा, आगे पढ़ोगे कि कैसे हमें प्रश्न करना चाहिए, कैसे हमारा होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नावली का भी अपना एक महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, ये बड़ा क्लास है और इसमें आपको इसी तरह के एनालिसिस को समझना पड़ेगा, इसी तरह के रिसर्च को जानना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की रिसर्च नहीं करोगे तो आप यहाँ पर जो मास्टर डिग्री प्राप्त करना चाहते हो वो शायद आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि मास्टर अगर आपने करना है तो हर चीज़ को एनालाइज भी करना है। ठीक है। उसके बाद 9वां जो हमारी बात है यहाँ पर कहते हैं केस अध्ययन विधि द्वारा जो है शोधकर्ता यानी जो जांच परखने वाले व्यक्ति हैं शोधकर्ता की जानकारी मजबूत होती है, और इससे लिए फिर से उसे उप परिस्थितियों के समझने और विश्लेषण करने की इच्छा और तेज भी हो जाती है। यानी जो परिस्थिति होती है उसको आपको समझने और उसको जानने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद केस अध्ययन विधि में चिकित्सा संबंधी और प्रशासनिक उद्देश्य यानी थेरेप्यूटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा होती है, और प्रबंधन कार्य और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी केस अध्ययन शोधकर्ता को इकाई की समस्या को समझने में भी बहुत काफ़ी मदद देती है। इन लाभों के बावजूद केस अध्ययन में भी कुछ कमियाँ भी है। देखिए, जो हमने पढ़ा है वो गुण पढ़ा है, इसको लाभ भी कह सकते हो, गुण भी कह सकते हो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इनकी कमियाँ। आखिर उन्होंने क्या क्या गलत किया है जिसकी वजह से जो है कमियाँ आई है। इसको हम जो है ये भी कह सकते हैं, कुछ कमियाँ भी कह सकते हैं, या अब गुण भी कह सकते हैं, या डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। जो मर्जी कर लीजिए, क्वेश्चन तो वही रहती है। क्योंकि केस अध्ययन विधि में जो है सब्जेक्टिविटी अधिक मिलती है जिसका प्रभाव अध्ययन पर पड़ता है। इस विधि में शोधकर्ता जो रिसर्चर्स होते हैं और अध्ययन के लिए चुने गए सामाजिक इकाइयाँ सोशल यूनिट में अधिक अल्टीमेसिस और जो है रिपोर्टेड स्थापित हो जाता है, जिस नतीजा यह होता है कि शोधकर्ता सामाजिक इकाई से प्राप्त तथ्यों का जो है सही वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन या सब्जेक्टिव वैल्यूएशन नहीं कर पाता है। यानी अगर गलत तथ्य आपके पास रहेगा तो शायद आप सही से मूल्यांकन करना आपके लिए सक्षम नहीं होगा। उसके पश्चात केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता में फॉल्स सेंस उत्पन्न हो जाती है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कोई भी रिसर्चर होता है उसके लिए, कि फॉल्स सेंस आपने नहीं रखना है। फॉल्स सेंस ही इंसान को यहाँ पर जो है फेल करवा देता है। शोधकर्ता अपने नतीजों के बारे में इतना विश्वास वाला हो जाता है कि वह अपने अध्ययन में शामिल केस को रिप्रेजेंटेटिव मानकर एक खास तरह के नतीजे के बारे में पूरी तरह निश्चित हो जाता है। कहते हैं ना, कभी भी नतीजा जो हो एक परख हो,
दृष्टिपरक हो, तभी नतीजे का जो है वैल्यू है। आप अपने तरफ से कुछ अलग ही नतीजा नहीं निकाल सकते। इस प्रकार निश्चयकर्ता के जो है कुप्रभाव यह होता है कि शोधकर्ता शोध डिजाइन एंड रिसर्च डिज़ाइन के मूलभूत नियमों, बेसिक प्रिंसिपल पूरी तरह से जो है अनदेखी कर बैठता है। और जब रूल रेगुलेशन को अगर आप अनदेखी करोगे तो शायद जो है सही कंक्लूजन पे निकलना आपके लिए सक्षम नहीं होगा। इसमें गुड्स एंड हॉर्ट्स ने 1987 में ये बात कहा था। अब गुण में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि शोधकर्ता अपने नतीजे के बारे में अनिश्चितता का एक मिथ्या भाव विकसित कर लेते हैं। इस भाग के नतीजे कई होते हैं, परंतु उनमें से अधिकतर एक ही मुख्य अंतर्गत रखा जा सकता है। शोध डिजाइन के जो मूलभूत नियम के उपेक्षा करने का लालच होती है। तो यही बात यहाँ पर मैं भी कहना चाहूँगा कि जो भी शोध करता है वो कभी भी अपना जो एनालाइज प्रस्तुत करते हैं, अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उसके हर एक पहलू के बारे में सही साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक कारण करते हैं, तभी उनको आगे जाके जो पीएचडी में हेल्पफुल होता है। अगर आप अभी से ऐसा नहीं सोचिएगा, नहीं विचारिएगा, तो शायद आगे आप जो पढ़ाई कीजिएगा उसमें से वो है आपका हेल्प नहीं रहेगा और आप सही से नहीं भी कर पाओगे। कहते हैं पढ़ाई करो तो ऐसा करो जो आपके लिए हो, आपके समझ के लिए हो। कहते हैं किताब पढ़ के जाना, पेपर में 2 लाइन लिख के आ जाना और पास हो जाना, ये कभी शोधकर्ता नहीं बनाता है। हर एक पहलू को समझना ही एक जो है एमए के विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर वो एमफिल में या पीएचडी में अपना जो है बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर सकता है। आगे केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता का पुण्य जवाब इस बात को से भी दिया जाता है कि वह किसी भी सामाजिक इकाई यानी सोशल यूनिट जैसे व्यक्ति या परिवार के इतिहास, केस हिस्ट्री के तैयार करें। यानी किसी परिवार का आपने इतिहास तैयार करना है कि कौन बंदा कैसा था, क्या उसकी सामाजिक स्थिति थी, कैसा उसका जीवन स्तर था। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा करने के लिए वे काफ़ी मेहनत करके सामाजिक इकाई के बारे में अधिक सूचनाओं को तैयार करता है और उनका विश्लेषण करता है। उनको द्वारा दी गई सूचनाओं को वैधता को परखने का कोई ढंग इस विधि में नहीं बताया गया है। तो ये भी इसकी बुराई है कि ऐसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो उन्होंने दिया है थ्योरी वो सही भी है कि गलत है। तो ये बात इसकी जो है कुछ त्रुटियां में से आ जाती है। वो चीज़ सूचना देता है उसके लेने से अलावा कोई रास्ता नहीं रहता, यानी उसको लेना ही पड़ जाता है, क्योंकि आप व्यक्ति के पास थोड़ी जाएगा रिसर्चर कि भाई इसने जो तथ्य दिया है वो सही भी है कि गलत है। तो इसके अलावा उनको देने के सिवा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आलोचकों ने इस अध्ययन की विधि को एक पुण्य विधि नहीं माना है। ठीक है, तो इसमें आप साफ शब्दों में यही बात जान जाओगे कि अगर मान लो आप कोई परिवार का आप अध्ययन करते हो, ठीक है, पूरा आपने एनालाइज करके दे दिया है, वहाँ पर आपने रिसर्च अपना सबमिट कर दिया है। आप जो सबमिट किया है उस व्यक्ति जो चेक कर रहा है उसको सबमिट करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ी उस परिवार के पास जाएगा, उस परिवार को दोबारा से हिस्ट्री जानेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही बेकार सिस्टम थी, जिसको जो है कई लोगों ने इसको नकारा भी है और कई ने इसका आलोचना भी किया है। उसके पश्चात जो चौथा पॉइंट यही कहता है कि केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन में काफ़ी समय लगता है। शोधकर्ता को हर केस के बारे में विस्तार रूप में से सूचना तैयार करनी होती है। सच पूछा जाए तो शोधकर्ता को केस के सभी पहलुओं, भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनका इतिहास तैयार करना होता है। इसलिए यह काफ़ी समय लेने वाली विधि होती है। साथ ही एक खर्चीली विधि भी है, कॉस्टली मेथड भी है, क्योंकि इसमें धन की जो है बर्बादी अधिक होती है। देखिए, आपको रिसर्च करना है तो पैसे तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसमें कॉस्टली मेथड यूज़ नहीं करोगे, जब तक हर बात को नहीं जानोगे, क्योंकि इसमें आपको यात्रा भी करना पड़ सकता है, आपको कई जगह रहना भी पड़ सकता है, तो इसमें बहुत से खर्च भी आते हैं। उसके पश्चात है फिफ्थ, केस अध्ययन में शोधकर्ता व्यक्तियों से उनके संबंध, अनुभूतियां और घटनाओं के बारे में पूछकर एक इतिहास तैयार करता है, जिसके बाद में विश्लेषण करके किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति अपनी संबंधित अनुभूतियों का विशेष करके उन अनुभूतियों को जो काफ़ी पहले समय घटित घटनाओं पर आधारित है ठीक तरह से न बता पाए। ऐसी परिस्थिति में इस विधि द्वारा सूचना को अधिक अर्थपूर्ण नहीं रह सकती। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम शोध करते हैं ना तो कुछ अपना विचारधारा भी उसमें सम्मिलित कर देते हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि पुण्य ये नहीं रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता के किसी केस का अध्ययन कर के निश्चित नतीजे पर पहुंचाना चाहता है। अधिकतर देखा गया है कि एक केस अध्ययन के आधार पर लिया गया नतीजा सही नहीं होती है। तो ये बात तो सच्चाई है, और यदि यह नतीजा सही हो भी जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है कि उसे सामान्य व्यक्ति या सामाजिक इकाई के लिए भी सही माना जाए। तो ये सारी बातें जो होती है विशिष्ट और महत्वपूर्ण होती है।
उसके पश्चात 7 पॉइंट यही कहता है कि केस अध्ययन कई पूर्व कल्पनाएं यानी कल्पना पर आधारित होती है। मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत सी बातें जो होती है, जो रिसर्चर्स होते हैं अपनी कल्पना ही लगा देते हैं इसमें, जो कभी कभी असलियत की कसौटी पर सही नहीं रहती है। केस अध्ययन विधि से प्राप्त आंकड़े हमेशा शक के घेरे में ही रहता है। तो ये बातें बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही सही भी मालूम पड़ती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष केस अध्ययन इकाई प्रयोग और केस इतिहास में अंतर। देखिए केस अध्ययन में जैसे कि हम जानते हैं कि किसी एक केस को जो कई व्यक्तियों को हो सकता है गहराई से अध्ययन किया जाता है। केस अध्ययन में सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट में एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है और उसके हर एक पहलू के बारे में जानना ही शोधकर्ता का जो है प्राथमिकता होती है। कहते हैं इसमें केस अध्ययन का जो है अप्रयोगात्मक शोध या नॉन एक्सपेरिमेंटल है, जबकि एकात्मक जो प्रयोग है प्रयोगात्मक शोध होती है। केस अध्ययन में जो है मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है, जबकि इसके काफी प्रयोग में जो है चरों में जोर तोड़ स्पष्ट रूप से किया जाता है। यानी काफ़ी जो होता है इसमें जोर तोड़ किया जाता है, इसलिए जो ये नियम होते हैं वो विशिष्ट नहीं होते हैं। कुछ समाज मनोविज्ञान द्वारा केस अध्ययन और इससे मिलते जुलते एक और शोध अध्ययन विधि जिसे केस इतिहास यानी कोस्ट हिस्ट्री कहा जाता है, इसमें अंतर किया जाता है। केस अध्ययन विज्ञान द्वारा जो है एक दृष्टिकोण यानी प्रोस्पेक्टिव एंड लॉन्गिट्यूडिनल दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जबकि केस इतिहास में एक जो है अतिदर्शी और एक जो होती है दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यानी एक ही दृष्टिकोण होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इस बात को साफ शब्दों में कि कैसे अध्ययन में शोधकर्ता चुने हुए केस का गहरा अध्ययन आने वाले विभिन्न समय एंड टाइम इंटरवल पर किसी नतीजे पर पहुंचता है, जबकि केस इतिहास में शोधकर्ता चुने गए केस के व्यक्ति हुए लक्ष्य घटना और उसके बारे में विभिन्न स्रोता जैसे स्कूल, अस्पताल, सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी आदि में लिखित सूचनाओं का विश्लेषण करके नतीजों पर पहुंचता है। तो आप दोनों समझ चुके होंगे क्या होता है कि इसमें जो होती है टाइम इंटरवल होती है और इसमें जो होता है इतिहास के हर एक पहलू के बारे में जानना होता है। तो आपको जो है इसमें केस इतिहास में और जो है इसकी इकाई में प्रयोग में कोई अंतर आपको साफ दिख गया होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है केस अध्ययन विधि के दोष को दूर करने का उपाय। तो मेजर रिमूविंग टू डिमेरिट्स केस स्टडी इज द मेथड। कहते हैं केस अध्ययन विधि में कई प्रकार के दोष हैं, ये तो आपने जाना भी है समझा भी है। एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इन दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर जो रिसर्चर साइंटिस्ट ने सकारात्मक रूप से देने की कोशिश भी किया है। इन विज्ञानियों के अनुसार केस अध्ययन विधि के कम से कम प्रमुख दोषों को तो दूर जरूर किया जा सकता है। इसमें जो है सबसे पहला वैज्ञानिक यही है गुड एंड हॉर्स ने अप्रमुख बताया था। इनका मत था कि शोधकर्ता को इसी विधि द्वारा अध्ययन करने में एक पारदर्शी यानी सैंपल की निरपेक्ष चुनाव कर लेना चाहिए। यानी पहले ही आपको एक सैंपल लेना चाहिए जिससे आप उसका अध्ययन में आपको आसानी पड़ जाए, न कि सिर्फ एक केस अध्ययन विधि को अधिकतर शिकायतें अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे सही पर जो है प्रतिदर्शन के चुनाव के बाद शोधकर्ता द्वारा गलत फैसले पर पहुंचने की संभावना समाप्त हो जाएगी। उसके द्वारा जो सूचना भी अधिक वैलिड और प्रचलित यानी रिलायबल होगी और अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना भी अधिक वैलिड और रिलायबल होगी और अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी संबंधित जो अनुभूतियों का जो है अनुचित यानी इम्प्रोवेटिव रिकॉल संबंधी जो है भूल आदि में काफ़ी कमी आ जाएगी। प्रतिदर्शन के चुनाव करके अध्ययन करने वाला शोधकर्ता को समय की भी बचत भी कुछ हद तक हो सकती है। यानी जो है इसमें समय की भी बचत हो जाना संभव होता है। उसके बाद है प्रतिदर्श की जो है जीव संख्या का प्रतिनिधित्व बनाना यानी टू मेक अ सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। शोधकर्ता को चाहिए कि केस अध्ययन विधि में जब वे एक प्रतिदर्शन की चुनाव कर रहा हो तो प्रतिदर्शन जीव संख्या का सही प्रतिनिधित्व करना भी उसके लिए विशिष्ट और अनिवार्य हो जाता है। उसके पश्चात आता है सूचनाओं का जो है वस्तुनिष्ठ कोडिट करना यानी टू बी कोडिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स। यदि शोधकर्ता केस अध्ययन विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों को एक वस्तुनिष्ठ यानी कोडिट करता है तो इससे सूचनाओं में किसी किस्म की हेरा फेरी भी संभावना समाप्त हो जाती है और उस वक्त उसकी उचित आंकड़ा विज्ञान और विश्लेषण भी आसानी से हो जाता है। शोधकर्ता को विशेष जो है सिखलाई देना या टू बी प्रोवाइड स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू ऑफ द रिसर्चर्स। केस अध्ययन विधि को उन्नत करने के लिए शोधकर्ता जो इस विधि द्वारा अध्ययन करने वाले हैं को विशेष रूप से जो है शिक्षित किया जाए और सिखलाया प्राप्त शोधकर्ता के होने से निश्चित रूप से इस विधि से प्राप्त आंकड़े को जो है प्रचलित और वैलिडिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसमें साफ बात ये तो कही गई है कि जो भी शोध करता है उनको ऐसे गाइडनर
टीचर रखना चाहिए, ऐसे गुरु रखना चाहिए जो पहले से रिसर्च कर चुके हों। इससे क्या होता है कि उनके जो आंकड़े होंगे वो विशिष्ट होंगे और सही सही आएगा। इसमें जो है काफ़ी है जो है हम दोषों को इससे दूर कर सकते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।